गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक 30 डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस में हमने एक दो पैराग्राफ को डिस्कस किया और मेनली नॉर्थ इंडियन जो 3 पावरफुल एम्पायर्स थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, फर्स्ट वर्ड बिलो है। हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक के पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पार्ट 30 में। अब ये पार्ट 31 है और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे। देर नहीं करते हैं बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। बिलो दीज टेरिटोरियल डिविजन्स was the village. The village was the basic unit of administration. The village administration was carried on by the village headman and the village accountant, whose posts were generally hereditary. They were paid by grants of rent-free lands. बच्चों, साम्राज्य का जो विभाजन अभी हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ्स में पढ़ा कि किस तरह से एम्पायर को विषय में, भुक्ति में बांटा गया और जो सबसे छोटा जो भाग होता था उसको विलेज, है ना, ग्राम, गांव जो भी है, और विलेज जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेसिक यूनिट होता था, सबसे फंडामेंटल यूनिट होता था। और विलेज का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मुखिया विलेज हेडमैन होता था। मुखिया बोल लीजिए, चाहे जो भी बोल लीजिए। क्या बोला जाता था? ग्रामीणी शायद बोला जाता था या और कुछ बोला जाता होगा। इसके अलावा 2 लोग होते थे, एक तो गांव का मुखिया और एक विलेज अकाउंटेंट होता था, जो कि पूरे सचिव का काम करता था। पैसे रुपए वगैरह, लगान वसूली, उसका हिसाब किताब, रिवेन्यू कलेक्शन का हिसाब किताब विलेज लेवल पर वगैरह वगैरह। और ये पोस्ट जनरली हेरिडेटरी होती थी। पिता, पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, इस तरह से। और उनकी इस सर्विस के लिए जो उनके ऊपर के अधिकारी होते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हों, चाहे वो प्रोविंस लेवल के अधिकारी होते हों, वो उनको रेंट फ्री लैंड अवेलेबल करते थे। यानी उनके अंडर में इस तरह की कृषि भूमि होती थी, ज़मीन होती थी, जिस पर वो खुद खेती कर सकें, खेती करवा सकें, जिस पे किसी तरह का रेंट या किसी तरह का रिवेन्यू उन्हें ऊपर के अधिकारियों को नहीं देना होता था। जो भी आमदनी होती थी उस ज़मीन से, वो उनकी सैलरी मानी जाती थी। The headman was often helped in his duties by the village elders called Gram Mahajan or Gram Mahatra. In the Rashtrakoot kingdom, particularly in Karnataka, we are told that there were village committees to manage local schools, tanks, temples and roads. और गांव का जो मुखिया होता था, हेडमैन होता था, उसके कार्यों में सहायता के लिए विलेज के कुछ जो बड़े सीनियर लोग होते थे, बड़े मानिंद लोग होते थे,
वो रहते थे, जिन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महात्रा कहा जाता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में, ख़ास तौर से कर्नाटका में, ये पता चला या लेखक को ये बताया गया कि विलेज कमेटी यानी ग्राम समितियां होती थीं, जो कि स्थानीय विद्यालय, पानी की टंकियां, मंदिर, सड़कें वगैरह का मेंटेनेंस या बनवाना या देखभाल जो भी है वो इनके जिम्मे रहता था। दे कुड ऑल्सो रिसीव मनी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट एंड मैनेज देम। इसके अलावा ये समितियां, इन समितियों के पास पैसा होता था, संपत्ति होती थी एक ट्रस्ट के रूप में, और वो इन पैसे और संपत्ति का प्रबंध भी करती थीं ये समितियां। These subcommittees worked in close cooperation with the headman and received a percentage of the revenue collection. ये जो उप समितियाँ होती थीं, ये ग्राम का जो मुखिया होता था उसके सहयोग से, उसके साथ मिल करके अपना काम करती थीं, और जो रेवेन्यू कलेक्शन, जो राजस्व या टैक्स की जो वसूली होती थी, लगान की जो वसूली होती थी, जो आता था, उसमें इनका कुछ प्रतिशत इन कमेटियों का होता था। सिंपल डिस्प्यूट्स वर ऑल्सो डिसाइडेड बाय दीज कमेटीज। छोटे मोटे जो झगड़े या विवाद होते थे, उनका निर्णय या उनका जो भी निराकरण है वो ये कमेटी अपने लेवल से कर देती थी। टाउन्स हैड सिमिलर कमेटीज टू विच द हेड्स ऑफ ट्रेड गिल्ड्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड। गांव से ऊपर जो कस्बे या छोटे शहर होते थे, उनमें भी इस तरह की कमेटियां होती थी, समितियां होती थीं, और उन समितियों का एक हेडमैन, एक मुख्य व्यक्ति होता था, मुख्य कार्यकारी। ख़ास तौर से जो ट्रेड गिल्ड्स यानी व्यापारियों का जो संगठन होता था, उससे रिलेटेड होता था वो। लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन्स एंड इन एरियाज इन देयर इमीडिएट vicinity was the responsibility of the Kostapala or Kotwal, a figure made familiar through many stories. छोटे शहरों में, कस्बों में जो लॉ एंड ऑर्डर का काम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जो काम होता था, वो कोतवाल का होता था, या जो हम उसको कोष्ठपाल भी कहा जाता था उस समय। An important feature of the period was the rise in Deccan of hereditary revenue officers called Nad Guvandas or Desa Gramayuktas. They appear to have discharged the same function as the Deshmukhs and Deshpandes of later times in Maharashtra. और एक महत्वपूर्ण जो बात थी दक्कन की, खास तौर से राष्ट्रकूट साम्राज्य में, वहाँ पर जो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, यानी लगान वसूली करने वाले जो अधिकारी होते थे, वो हेरिडेटरी यानी उनको विरासत में वो पद मिलता था। उनके अलग अलग नाम होते थे, या तो उनको देश ग्रामायुक्त कहा जाता था, या नद गवुंदास कहा जाता था। बाद में महाराष्ट्र में मराठों के अंडर में जो काम देशमुख और देशपांडे लोगों का होता था, रेवेन्यू कलेक्शन करने का, लगान वसूली का, लगभग वही काम इन लोगों का होता था। दिस डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द पैट्री चीफ्टेनशिप्स इन नॉर्थ इंडिया which we have just mentioned had an important bearing on society and politics. As the power of these hereditary elements grew, the village committees became weaker. The central ruler also found it difficult to assert his authority over them and to control them. That is, this is what we mean when we say that government was becoming feudalized. बच्चों, बहुत अच्छी बात बताई है। ये जो लगान वसूली करने वाले ये जो अधिकारी वर्ग थे, ये धीरे धीरे बच्चों शक्तिशाली होते गए।
ठीक है। और इन लोगों का जो डेवलपमेंट है, इन लोगों का जो विकास या इनका विकास या इनकी शक्तियों का जो विकास था, उसने पूरे उत्तर भारत में एक नए तरह का समाज और एक नए तरह की राजनीति को जन्म दिया। जैसे जैसे ये हेरिडेटरी एलिमेंट्स बढ़ते गए, ये जो विरासत में जो इनको अधिकार मिलते गए, गांव की जो समितियां होती थीं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गईं, और यहाँ तक कि जो केंद्रीय शासन था यानी राजा का जो शासन था, उसको भी इस बात में परेशानी कठिनाई आने लगी कि वो इनकी अथॉरिटी को, इन लोगों की ताकत को नियंत्रण में रख सके, उन पर कंट्रोल कर सके। और धीरे धीरे करके जो एक सरकार का सामंतीकरण होने लगा, यानी जो सरकार, यदि हम एनालाइज करें, अच्छे से एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि राजा, राष्ट्रकूट हो, चाहे प्रतिहार हो, चाहे पाल वंश हो, इन लोगों ने व्यवस्था एक अच्छी बनाई थी, एक अच्छी व्यवस्था बनाई थी। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में, प्रोविंसेस में बांटना, और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में बांटना, फिर उसको विलेज लेवल में, जो कि एकदम बेसिक यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें डिवाइड करना, और विलेज कमेटीज़ वगैरह की व्यवस्था करना, विलेज हेडमैन की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो अकाउंटेंट होते हैं उसकी व्यवस्था करना। तो ये जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो वर्टिकल है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कुछ कुछ जो हम आज की व्यवस्था को देखते हैं कि देश में केंद्रीय शासन, उसके बाद राज्य सरकार, फिर जिला प्रशासन, उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है, विलेज लेवल होता है। तो इस तरह से जो ताकत का विकेंद्रीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो अच्छा था। लेकिन बाद में इसमें आया क्या कि ये जो पोस्ट थी ये हेरिडेटरी थी, यानी पैतृक विरासत में एक व्यक्ति से उसके पुत्रों को मिलना शुरू हुई, उसके बाद उसके पुत्रों को। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे जो पूरी राजनीतिक स्थिति है वो बदल गई, वो चेंज हो गई, और इन लोगों ने अपनी बपौती मान ली, अपना अधिकार मान लिया, अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया, और धीरे धीरे भारत में भी एक सामंतवादी व्यवस्था पनपने लगी। जबकि हम ये एनालाइज करते हैं कि भारत में उस समय तक पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी, केंद्रीय शासन काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगी, ताकतवर होने लगी, और जो केंद्रीय शासन था वो धीरे धीरे मजबूर होता चला गया। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और कल हम लोग इसमें आगे पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट,